सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये केमिकल चेंज होता क्या है और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग लिखते हैं जब तो केमिकल इक्वेशन बन जाता है या फिर केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझो। तो देखो, जो हमारा फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी इन नेचर। लेकिन जो केमिकल चेंज है वो कैसा होता है? वो परमानेंट इन नेचर, परमानेंट रहता है। जो भी चेंज होगा वो परमानेंट ही रहेगा। अच्छा, एक और इसकी डेफिनेशन देख लो। अच्छा, इसको समझो पहले। ये टेम्परेरी और परमानेंट के एग्जांपल्स देख लो। तो अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को। कि सपोज़ करते हैं हम आइस लेते हैं, आइस यानी बर्फ़, और उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो वाटर बन जाता है ना। अच्छा, अब ये वाटर को आप दोबारा से फ्रिज में रखोगे तो क्या ये आइस बन जाएगा? अगर ये बन जाएगा तो ये क्या है? टेम्परेरी चेंज। देखो, सॉलिड आइस जो है वो सॉलिड रहता है और वाटर लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। चेंज होने के बाद उस चेंज को दोबारा से आप रिवर्स कर सकते हो। तो इसे हम क्या है, रिवर्सिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल लें हम लोग केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। तो इसका एग्जांपल देखो, सपोज़ कर लेते हैं कि कोई मिल्क का बेस्ट एग्जांपल है। आप मिल्क ले लो। मिल्क अगर कर्ड बन चुका है, कर्ड यानी दही, तो उस दही को आप दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते। ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इट इज़ इर्रिवर्सिबल। क्या हो जाएगा ये? इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि जो चेंज होगा वो फिर परमानेंट चेंज हो जाएगा। और ये क्या है? एक टेम्परेरी चेंज है। इसका और एग्जांपल देख लो आप। इसका एग्जांपल मैंगो अगर आप ले लें तो मैंगो, तो कच्चा मैंगो और पक्का मैंगो। के फॉर कच्चा मैंगो। अगर एक बार पक्का मैंगो हो गया तो क्या, पक्का मतलब आपका राइपेंड, तो क्या आप इसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो अगेन परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। यहाँ पर कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाता है। कॉम्पोजिशन चेंजेस। आखिर ये कॉम्पोजिशन क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके बारे में समझो। जब हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे होते हैं तो आप दो एग्जांपल बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसका कॉम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल आप समझो। बर्निंग ऑफ पेपर। हम लोग पेपर को आग लगाते हैं तो ब्लैक कलर का पाउडर बच जाता है, दैट्स ऑल। तो हमने बर्न किया, पेपर को बर्न करने पे जो काला काला हो गया वो एकदम कोई नई चीज़ बन गई है और परमानेंट चेंज है। एक तो रिवर्स भी नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। जिस चीज़ से बना था वैसा कुछ बचा नहीं है, राख हो गया। लेकिन इधर देखो, फिजिकल चेंज में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे टीयरिंग मतलब फाड़ना या फिर कटिंग ऑफ पेपर बहुत बेस्ट एग्जांपल है इस बात को समझने का। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने किसी पेपर को हाफ कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया, और यहाँ पे हमने पेपर को जला दिया। पेपर को कट करना, सपोज़ करो ये पूरा एक पेज है। सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक, कहाँ एग्जांपल में, ये यहाँ देख लो, ये पूरा एक पेपर है। ठीक है, इसमें आप जो लिखना है लिख लो। लेकिन अगर इसी पेज को मैं हाफ कर दूं तो भी तो लिखने के लिए तो ये बचा ही है ना। आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। उसमें कोई चेंज थोड़ा ना हो, साइज़ बस छोटी हुई है। साइज़ छोटी होने को हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलते, उसको भी फिजिकल चेंज ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग बर्निंग कर लेते हैं तो बर्निंग करने के बाद देखो, हम लोग उसमें नहीं लिख सकते, वो सेम चीज़ नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो फिजिकल चेंज है इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर, रिवर्सिबल होता है, और कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज, वेयर एज केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल इन नेचर, एंड कॉम्पोजिशन चेंजेस। यहाँ पे कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। मोस्टली जो भी फिज़िकल चेंज वाले हैं इनको फाड़ना या तोड़ना ही रहता है। और
आपको इसमें शायद इवापोरेशन के बारे में भी दिया है, तो आप खुद ही सोचो इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जब इवापोरेट होता है तो क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद फिर से बारिश होती है, बारिश होने के बाद फिर पानी बन जाता है, फिर वही पानी दोबारा से इवापोरेट होता है। तो सर्कल चलता रहता है। तो इस सर्कल का चलना वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल चेंज। लेकिन अगर कोई चीज़ नया बन जाए, कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर उसको हम लिख दें तो वो हो जाता है आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने किसी चीज़ को जलाने की बात की, तो आप एग्जांपल ऐसे ले लो ना, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको हमने जलाया। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हमने जलाया, किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में जलाने का मतलब है उसको ऑक्सीजन दिया गया। तो ऑक्सीजन हमने दिया, बर्न किया, तो बर्न करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो MgO होता है। क्या होता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको समझो, ये जो रिएक्शन हमने किया है केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का पेपर था, उसको हमने जलाया। तो जो भी काम हम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को पाने के लिए, तो उसे हम इस तरह से शो करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अभी मैं एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता किससे चलता है, ये एरो की डायरेक्शन से। ये देखो, ये एरो का डायरेक्शन किधर है, उस साइड को। तो उस साइड को मतलब ये प्रोडक्ट होगा और ये रिएक्टेंट होगा। अगर कभी किसी ने इसको उल्टा कर दिया तो समझ जाना कि गलत है, ठीक है। तब आप क्या पढ़ोगे कि ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट। लेकिन अभी जिस तरफ भी डायरेक्शन देखो, इधर डायरेक्शन है, तो दिस इज़ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ रिएक्टेंट। समझ में आई बात। किसी इक्वेशन में आपको सिंपल सा इतना लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन किसी इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है वो ऐसे दिखाएं, मैग्नीशियम और साथ में S लिखा हुआ है, ऑक्सीजन और साथ में G लिखा है, और यहाँ पे साथ में S लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड में था, और जो ऑक्सीजन गैस है वो, ऑक्सीजन इज़ अ गैस। तो जब ये दोनों सॉलिड और गैस मिले, तब देखो नया ही कुछ मिल रहा है, और वो क्या है, सॉलिड पाउडर मिल रहा है। तो ये जो पाउडर, मैग्नीशियम का जो पाउडर होता है ना, ये वाइट कलर का होता है। क्या, किस कलर का होता है, वाइट कलर का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो पानी कैसे बनता है। तो पानी बनता है आपका जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं, तो हमें वाटर मिलता है, वाटर। अब इस यहाँ समझने वाली बात देखो क्या है, ये क्या है, ये पूरा आपका हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया पूरा प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये समझो, ये देखो ये दोनों गैस हैं, इन दोनों गैस के मिलने से हमें जो मिल रहा है पानी। पानी तो आप सब जानते हो लिक्विड ही होता है, तो ये लिक्विड है। अगेन देखो यहाँ पे एरो कहाँ का है, एरो इस तरफ है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन भी दिया होगा, कुछ रिएक्शंस में गैस निकलती हुई दिखा रही होगी, है ना। तो वो सारी रिएक्शंस हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर कभी भी गैस रिलीज़ होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हीट करना ऐसे शो करते हैं, ये डेल्टा बोलते हैं, जो ट्रायंगल का शेप है इसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट किया तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, राइट। तो गैस जब उड़ रही होती है, गैस को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, गैस निकल गई, रिलीज़ हो गई। तो ये एरो हो गया किस चीज़ का, रिलीज़ होने का, किसी भी चीज़ के रिलीज़ होने का। तो गैस जो है वो रिलीज़ हो गई। ठीक है, गैस को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये एक सॉलिड था, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, एक गैस। अब गैस लिखने की जगह मैंने क्या कर दिया, वो एरो शो कर दिया। समझ में आई बात। एक और देखो, अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ले लें AgNO3, और साथ में उसको हम NaCl के सॉल्यूशन, ये है, कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा AQ। अब ये AQ क्या होता है, ठीक है, ये तो एरो हो गया। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिलता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ की जगह यहाँ लिख रहा हूँ, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो समझो इस बात को।
अब ये जो AQ है ना, इसका मतलब होता है एक्वास, एक्वेरियम वर्ड सुना होगा, तो वहीं से एक्वास, तो पानी। तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी चीज़ में आप पानी मिला दो तो वो एक्वास हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्वास। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा भी उसमें पानी मिला देते हो तो हम उसको क्या बोलने लगते हो? सॉल्यूशन को एक्वास सॉल्यूशन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो AgNO3 को जब NaCl, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। ये कैसे बनते हैं ये आपने पिछले चैप्टर में सीखा है, यहाँ पे भी बताऊंगा जब आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पर हम जो नई चीज़ सीख रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे ऊपर जाने को गैस रिलीज़ होना कहते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल भी आप देखोगे, तो इसे कहते हैं कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। किसका? प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड। अभी जो प्रेसिपिटेट होता है ना, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर और सॉल्यूशन। लिक्विड में इनसॉल्यूबल होता है, इसीलिए तो इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट है, ये किस कलर का होता है? AgCl का जो हमारा प्रेसिपिटेट है, इट इज़ वाइट इन कलर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर हुई? अगर हो गई हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। सो प्लीज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अदरवाइज़ लिखना है तो लिख लीजिए पॉज करके। आई वुड से कि लिख लो पहले, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम लोग लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं।